स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। देखिए, ओलेक्ट्रा गिनटेक एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में मैं अगर बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना कि ओलेक्ट्रा गिनटेक इंडिया की एक पुराना बास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पहली बात। और दूसरी बात, इस कंपनी को जिस तरीके से बासेस का ऑर्डर मिला, बाकी टाटा मोटर्स जैसे कंपनी और अशोक लेलैंड जैसे कंपनी को भी उतना ऑर्डर्स नहीं मिला, और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस का। तो बेसिकली कंपनी को करंट जो ऑर्डर है वो 8,000 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स कंपनी को मिल चुके हैं, और कंपनी का टारगेट दिया गया है 2030 से पहले ही इस 8,000 बसेस का ऑर्डर उसको कंप्लीट करना होगा। तो बेसिकली इसका इतना ऑर्डर जो कंपनी को मिला है, तो 8,000 बस बनाने के लिए कंपनी के हाथ में फंडिंग को भी तो जरूरत है। तो इसलिए कंपनी क्या क्या यहाँ पे कुछ फंडिंग ऐड की है। फंडिंग ऐड का मतलब क्या है? कंपनी देखिए पहले ना के बराबर कर्जा लेकर चल रहे थे। अभी देखिए लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी क्या क्या खुद के कर्जे को बढ़ा दिया। सिर्फ 67 करोड़ का कर्जा लेने वाला कंपनी आज 135 करोड़ के आसपास, 131 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा ले लिया। तो इतना कर्जा क्यों लिया? कंपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, बिजनेस में जो ऑर्डर मिला उस ऑर्डर को मतलब कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से बोरिंग्स उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर कंपनी कर्जा नहीं लेंगे तो कंपनी कहाँ से काम करेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी मुझे इसी कारण में लगता है क्योंकि कंपनी में दम है। और कंपनी जिस तरीके से BYD कंपनी के साथ एक बिग डील किया इलेक्ट्रिक बस बनाने के लिए, और BYD कंपनी आप सभी जानते हैं चाइना के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो BYD के साथ एक बिग डील कोलैबोरेशन हुआ, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रख चुका हूँ। हाँ, मेरे इस कंपनी के ऊपर खुद की इन्वेस्टमेंट भी है, और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिला स्विंग बेसिस में, उस ट्रेड को भी मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट जो है वो तो मैं एट ए टाइम इन्वेस्टमेंट किया, और वो मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बनेगा तब तब मैं ट्रेड भी लेता रहूंगा। तो बेसिकली देखे तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो जिसके लिए इंस्टीट्यूशन देखिए, जैसे एफ आई एस ने कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग करके रखा है। DS के पास भी होल्डिंग्स तो है, ना के बराबर है। पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, और प्रोमोटर के पास 50% के ऊपर होल्डिंग देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ उससे पहले एक चीज़ों को मैं आपके साथ जरूर सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा, वो है कंपनी का कैपेक्स। अगर कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो देखिए, कंपनी के कोविड के टाइम में कैपेक्स ना के बराबर था। कोविड के बाद 2021 में कैपेक्स बहुत हाई लेवल में चला गया था। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं एक 160 करोड़ के आसपास। उसके बाद 2022 में 67 करोड़ के आसपास टोटल कैपेक्स बढ़ा, और 2023 में कंपनी 64, और करेंट जो ईयर चल रहा है यहाँ पे कैपेक्स एकदम ना के बराबर है। तो कैपेक्स इसीलिए नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि पहले जो ऑर्डर है इसको इसको मतलब कंप्लीट करना है, उसके बाद खुद का कैपेक्स बढ़ाने के लिए कंपनी सोचेंगी। और शायद इसीलिए इन कंपनी के ऊपर रिटेल पब्लिक क्वांटिटी को ऐड किया, और DS ने भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया। FIS ने ना के बराबर होल्डिंग को बेचा, 0.50% के आसपास होल्डिंग को बेचा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना उसके अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर एक पैटर्न्स बना था, कुछ इस तरीके से कफ विद पैटर्न्स बना था। फाइनली इसको ब्रेकआउट किया और शानदार तरीके से 29% का टारगेट अचीव किया। अभी देखिए फिर से मैं इंतजार कर रहा हूँ एक पैटर्न्स क्रिएट होने का, और पैटर्न्स तो अब इस तरीके से बन रहा है। एक कब बनेगा, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे बन सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कफ विद पैटर्न्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हो सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई ट्रेड बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और देखिए जितने सारे ट्रेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरा खुद का ट्रेड है, तो प्लीज़ किसी भी ट्रेड को आप खुद के हिसाब से मत लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का रिस्क में मैनेज करके काम करता हूँ। आप प्लीज़ एक बार आपके जो सेबी रजिस्टर एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरा काम आपको सारे पॉइंट्स को शेयर करना, आपका काम उस पॉइंट्स को वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ। तो इसीलिए सारी चीज़ आपको ही करना पड़ेगा खुद के रिस्क के हिसाब से।
तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस करते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों में भी एक शानदार लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया और बेस्ट तरीके से कंपनी ऊपर जा रहा है। तो इतना लंबा जर्नी कंपनी क्यों कर रहा है, उसके पीछे दो रीजन है। पहले रीजन जो मैं आपके साथ पिछले दिनों में शेयर किया था कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है, डिक्सन यूनिट टाइज आप विथ आप देख सकते हैं कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है स्मार्टफोन फॉर द ग्लोबल ब्रांड। तो ग्लोबल ब्रांड के लिए कंपनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव बात है, क्योंकि इंडिया में अभी भी आपको लग रहा होगा कि हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, जिस जिस परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत सारे लोगों के पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं है। तो इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, तो यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि इस कंट्री में पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है। तो इनकम जब बढ़ेंगे तो हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट लग्जरीज प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को खरीदारी करने का कोशिश करेंगे। उनमें से नंबर वन प्रोडक्ट जो है वो है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन जो है, इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा बढ़ जाता है। तो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी सिर्फ स्मार्टफोन के ऊपर नहीं है। कंपनी जब से Xiaomi के साथ डील किया, कंपनी तो रुक ही नहीं रहा, लगातार वो भागते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का पीएलआई स्कीम भी हाथ में है। तो पीएलआई स्कीम के माध्यम से कंपनी बहुत ज़्यादा इसको एफर्ट मिला आगे बढ़ने में। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर और एक अपडेट है, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया, आप एज जो जो इन्वेस्टर है, तो वो क्या कर रहा है, सेट ऑफ स्ट्रीट हाई पीटी मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग। तो कंपनी के ऊपर पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जो अभी इसका जो टारगेट रखा जा रहा है 8650। तो करंट कितना प्राइस चला है, 8650 इसका बड़ा टारगेट रखा गया है। और वो भी 8650 मतलब इस तरीके से लेवल्स में टारगेट रखा जा रहा है। तो कंपनी देखिए, जब एक रेंज क्रिएट किया, यहाँ पे एक रेंज बना, मैं एक बार आपको यहाँ पे मार्किंग करके देता हूँ। और देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, और जब भी इस रेंज को ब्रेक करे और एक बार रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट करे, तब मैंने एंट्री लिया। इस लेवल में एंट्री बना, और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। और मैं हमेशा इस तरीके से एंट्री में 1:3 रेशियो का टारगेट रखता हूँ, मतलब 1% का टारगेट और 3% का 3% का टारगेट और 1% का स्टॉप लॉस। इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम किया, और यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कौन सा लेवल में मैंने रखा है, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे मेंशन किया हूँ। तो बेसिकली मैं एक लंबा जर्नी खेलने के लिए यहाँ पे वेट करूंगा। तो देखा जाएगा क्या ऊपर जा सकते, क्या नीचे आएगा, तो वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इस हाई लेवल को ब्रेक किया है, मतलब प्रीवियस जो लेवल जो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है, तो मतलब यहाँ से जर्नी होने का चांसेस दिखेगा। तो बाकी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो लगातार लगातार भागते ही चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है, और डेली बेसिस एक आपस सर्किट के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि ग्रीन एनर्जी और जो मतलब जितने सारे कंपनीज ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सारे कंपनीज में ग्रोथ बनने का चांसेस बहुत हाई है। ऐसे बात क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ग्रीन एनर्जी सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सोलर प्रोजेक्ट है, जो विंड प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इस तरीके से ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। और इंडिया गवर्नमेंट टारगेट भी लेकर रखा है कि 500 गीगावाट जो प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट करने वाला है, और वो भी 2030 के अंदर अंदर। तो 2030 के अंदर अंदर अगर 500 गीगावाट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या हर ग्रीन एनर्जी कंपनीज को आगे बढ़ना होगा। तो जिसके चलते मुझे लग रहा है लगातार वो भागते चले जा रहे हैं। तो देखिए कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत हाई नहीं है, अभी भी देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो कम है। हाँ, कंपेयर करो खुद के कंपनी का पी रेशियो में, तो एक बहुत हाई लेवल में पी रेशियो देखने को मिला है, क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो 19 है, और कंपनी अभी पी रेशियो चल रहा है 80 के आसपास। मतलब एक ओवर ब्रॉड जोन में कंपनी काम कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या मैं काम करूंगा, देखिए मेरे पहले से ही एक काम है, और मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कंपनी का सिर्फ शुरुआत है। अगर गवर्नमेंट फिर से इसके ऊपर कोई बजट पेश किए, तो एक बड़ा धमाका फिर से बन सकता है, क्योंकि जो इंटरिम बजट पेश किया गया था वहाँ पे भी सोलर प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत किया गया था। अभी जब फाइनल बजट पेश किया जाएगा इलेक्शन के बाद, तब जरूर इस कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सोलर प्रोजेक्ट है, मतलब जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट और भी कुछ स्कीम लेके आ रहा है, जो बेसिकली देखा है तो
आपको टैक्सेशन में बहुत छूट दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ये भी बता चुके हैं राम मंदिर उद्घाटन के टाइम में कि हर घर मतलब 1 लाख घरों में वो सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन कराएंगे, और वो भी यूनिट कम करने के लिए, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी फी करने के लिए। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट अगर कंटिन्यू गवर्नमेंट पुश करे तो उस सेक्टर के ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो शायद मुझे लग रहा है इस तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ा है। कंपनी का कुछ पोर्ट्स है, जैसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कंपनी गुड क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी भागते चले जा रहे, कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा खासा है। कंपनी का गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी भी है 38% 3 साल में। डेटोस डे जो है वो 107 दिन था, अभी 83 डेज हो चुके हैं, मतलब दिन कम हो चुके हैं कंपनी के डेटोस डे में। तो उसके बाद देखिए कंपनी वर्किंग कैपिटल जो है वो 173 डेज से 76 दिन बना। मतलब दो दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी खुद के जो कैश है उस कैश को वो किस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट को बनाकर उस प्रोडक्ट को बेचकर पैसा मार्केट से कमा रहा है, उसका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो बहुत कम हो रहा है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस में जितना जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा उतना ही बिजनेस का ग्रोथ होगा। तो जो कुछ कॉन्स है मतलब कुछ नेगेटिविटी है, कंपनी बुक वैल्यू के 37 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रोमोटर के होल्डिंग लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी प्रोमोटर ने कुछ स्टेक को बेचा, और कंपनी देखिए माइट बी कैपिटलाइज इन द इंक्रीज कॉस्ट। मतलब कंपनी यहाँ पे बताया जा रहा है माइट बी कैपिटलाइज इन इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं, और प्रोमोटर के होल्डिंग जो है उनमें से 45% प्लेजिंग है। तो कुछ गुड न्यूज़ है, मतलब कुछ गुड पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। तो इस तरीके से पॉइंट्स को लेकर ही कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, यहाँ पे मुझे एक पैटर्न्स मिला था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लग रहा है इजीली वो टारगेट को अचीव करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ वो आगे बढ़ रहा है, तो वो 21% तक टारगेट को वो इजीली अचीव कर सकते हैं। तो बाकी आप क्या इस कंपनी को वो सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है भागीरथ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने बहुत बड़ा अपडेट दिया स्प्लिट देने का। हर एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।